गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुमित सिंगला आपके सामने आज इनकम टैक्स का चैप्टर लेकर आया हूं बेटा। इसके हमने 2 वीडियो पहले देख चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको क्विक रिवीजन दे देता हूं इसका कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कुछ सैलरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जो सैलरी है वो जो टैक्सेबल है वो ड्यू या रिसीप्ट दोनों में से जो अर्लियर होगा उस बेस पे होगी। दूसरा जो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, सैलरी इज़ बेस्ड ऑन ग्रेड और पे स्केल। सैलरी जो है वो हमारी ग्रेड पे या स्केल ऑफ पे डिपेंड करती है। इसमें मैंने पढ़ाया था आपको, ये एग्जांपल दिया था कि अगर किसी पर्सन की ज्वाइनिंग 2500 रुपये पर मंथ पे हो रही है तो उसे पहले साल 2500 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। उसके बाद उसकी सैलरी में 100 रुपये का इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो अगले साल उसे 2600 रुपये सैलरी पूरा मंथ वो पूरे साल मिलेगी। उसके बाद फिर 100 रुपये इंक्रीमेंट लग जाएगा और उसके बाद फिर 100 रुपये लग जाएगा। तो इस प्रकार से जब तक उसकी सैलरी 3000 रुपये नहीं हो जाती तब तक ये 100 रुपये इंक्रीमेंट लगता रहेगा। उसके बाद उसकी सैलरी 200 रुपये इंक्रीमेंट लगेगा, तो उसके बाद उसकी सैलरी जो हो जाएगी वो 3200 रुपये पर मंथ हो जाएगी और पूरा साल 3200 रुपये पर मंथ ही उसको पे किया जाएगा। और ऐसे 200 रुपये इंक्रीमेंट लगेगा तब तक लगता जाएगा जब तक कि उसकी सैलरी 4600 रुपये नहीं हो जाती। उसके बाद उसकी सैलरी में 400 रुपये ऐड हो जाएंगे और ये तब तक बढ़ता जाएगा जब तक उसकी सैलरी 8000 रुपीज़ पर मंथ नहीं हो जाती। इसे ही ग्रेड सैलरी या स्केल ऑफ पे कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयर सैलरी हेड में कोई भी इनकम टैक्सेबल तभी होगी जब एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई होंगे, यानी कि 2 पर्सन के बीच में एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई का रिलेशन होगा। अगर एक पर्सन कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है तो उन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन होना चाहिए। अगर किसी प्रोफेसर को वो किसी कॉलेज में अगर जॉब करता है और यूनिवर्सिटी से उसे कोई रेमुनेशन मिलता है तो वो अदर हेड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉई ना होकर कॉलेज का एम्प्लॉई है। सिमिलरली एक डायरेक्टर को अगर अपने कंपनी से फीस मिलती है तो वो भी एम्प्लॉय नहीं है, वो भी उसकी सैलरी का टैक्सेबल होगी, अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। सिमिलरली सैलरी एंड प्रोफेशनल इनकम, अगर एक लॉयर अपने क्लाइंट से फीस रिसीव कर रहा है तो ये ये इनकम है ये बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगी, ठीक है। बट अगर एक लॉयर किसी कंपनी को ज्वाइन करता है और वहाँ से उसे कोई इनकम रिसीव हो रही है, वहाँ से कोई सैलरी मिल रही है, तो सैलरी हेड में वो इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी। पेंशन एक प्रकार से सैलरी ही है, उसकी जॉब का ही एक पार्ट है, रिटायरमेंट के बाद मिल रही है, इसलिए ये सैलरी जो है टैक्सेबल होगी, सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगी। टैक्स फ्री सैलरी, कभी भी सैलरी टैक्स फ्री नहीं होती। अगर सैलरी में से टैक्स डिडक्ट किया हुआ है तो उसे वापस से सैलरी में ऐड कर देंगे और हमारी ग्रॉस सैलरी ही टैक्सेबल होगी। अगर सैलरी में से कोई डिडक्शन की गई है, जैसे मुझे कोई फ्री कार दी गई है या घर रहने के लिए दिया गया है और उसके ऊपर मुझे कुछ अमाउंट पे चार्ज की जा रही है और वो मेरी सैलरी में से डिडक्ट की जा रही है, तो ये सैलरी में वापस क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। एक चीज़ हमने और डिस्कस की थी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो एम्प्लॉय नहीं होते, तो उनकी जो इनकम है वो भी क्या होगी, अदर हेड में टैक्सेबल होगी, क्योंकि उनके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता। इसके बाद हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, हाउस रेंट अलाउंस। मैंने आपसे कहा था कि जो एम्प्लॉय हमें पे करता है, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय जो पेमेंट करता है वो बेसिक सैलरी होती है, उसमें बहुत सी अमाउंट्स हमने ऐड की होती हैं, जैसे डीए, डीपी, हाउस रेंट अलाउंस का टैक्सेबल पार्ट, मेडिकल एक्सपेंस अगर किया है तो उसका टैक्सेबल पार्ट, अगर कोई एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है तो उसका टैक्सेबल पार्ट। तो बहुत से ऐसी इनकम्स होती हैं, बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो एम्प्लॉयर करता है हमारे लिए, उनको उसकी सैलरी में ऐड किया जाता है और उसके बाद उसकी सैलरी क्या की जाती है, फाइंड की जाती है। ये दो होते हैं, कुछ अलाउंसेस होते हैं और कुछ परक्यूजिट्स होते हैं। तो जो सबसे पहला अलाउंस है
वो है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस कब मिलता है? अगर एक एम्प्लॉय कहीं जॉब पे जा रहा है और वहाँ पर उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो और वो किराए के मकान में रह रहा है, तो उसका एम्प्लॉयर उसे एक फ़िक्स अमाउंट दे रहा है अलाउंस की, ताकि वो उस मकान का किराया पे कर सके। इसे हम बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। इसकी दो कंडीशन है। जहाँ पर एम्प्लॉय जॉब कर रहा है, जहाँ पर एम्प्लॉय जॉब कर रहा है, अगर वहाँ पर उसका खुद का ही घर है और वो फिर भी एचआरए रिसीव कर रहा है, तो उसकी फुल अमाउंट क्या होगी? टैक्सेबल होगी। बट अगर एम्प्लॉय जहाँ जॉब कर रहा है वहाँ पर उसका खुद का घर नहीं है, वो किराए पे मकान लेकर रह रहा है, तो इस फॉलोइंग तरीके से मेथड से हम उसकी एग्जम्पशन अमाउंट निकालेंगे और बाकी अमाउंट उसकी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि मिस्टर राम एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, उसे 80,000 रुपये पर मंथ बेसिक सैलरी मिल रही है, 5,000 रुपये डीपी मिल रहा है, 10,000 रुपये डीए मिल रहा है और 10% कमीशन मिल रहा है 5 लाख के टर्नओवर पर। उसे अपनी कंपनी से 3,000 रुपये पर मंथ हाउस रेंट अलाउंस रिसीव हो रहा है, बट जो मकान उसने किराए पे लिया है वो 10,000 पर मंथ रेंट पे लिया है। तो यहाँ पे कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि जिस जगह पर वो जॉब कर रहा है वहाँ पर उसका खुद का हाउस है। तो हम उसकी टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस निकालेंगे, तो उसकी बेसिक सैलरी हमारे पास आ गई 9,60,000, डीपी 5,000 गुना में 12 60,000, 10,000 गुना 12 डीए, सॉरी 10,000 ही है पर मंथ नहीं है तो 10,000 आ जाएगा। 5 लाख का टर्नओवर है, 10% के हिसाब से 50,000 उसका क्या बन गया? कमीशन। तो यहाँ पर उसकी जो टोटल सैलरी है वो 10,80,000 रुपये बन गई। तो हमारा पहला पॉइंट है रेंट पेड। वो कितना रेंट पेड कर रहा है बेटा? 10,000 पर मंथ है, तो साल का 1,20,000 हो गया। 10% ऑफ द सैलरी लेना है, तो यहाँ पर सैलरी किसका 10% लेना है? उसमें बेसिक भी ऐड होगा, डीपी भी ऐड होगा, डीए भी ऐड होगा और कमीशन भी। तो उनका टोटल मैंने यहाँ किया हुआ है उसका 10%, तो इनका डिफरेंस आ गया 12,000। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि वो मेट्रो सिटी में रह रहा है, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, तो उसकी इनकम का 40% लेंगे हम। तो इसी सैलरी का 40% 4,32,000 हो गया और एक्चुअल हाउस रेंट उसे 36,000 मिल रहा है। अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं तो इनमें से जो मिनिमम अमाउंट होगी वो एग्जम्प्ट होगी। तो इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट है 12,000 वो एग्जम्प्ट होगी, तो उसका जो टैक्सेबल एचआरए होगा वो 24,000 रुपीज़ होगा। 36 उसे मिल रहा है, 12,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो 24,000 उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमने एंटरटेनमेंट अलाउंस पढ़ा था। एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए हम एम्प्लॉयज़ को दो कैटेगरी में बांटेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका सारा ही एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल होगा। बट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फॉलोइंग में से जो 3 पॉइंट्स में से जो मिनिमम होगा वो अमाउंट उसके लिए एग्जम्प्ट हो जाएगी, बाकी टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे मिस्टर राकेश एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और 70,000 रुपये पर मंथ उसे क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है, तो 8,40,000 हो गई। 4,000 रुपये पर मंथ उसको डीए मिल रहा है। एंटरटेनमेंट अलाउंस उसे 400 रुपये पर मंथ मिल रहा है। तो एक बार हम इसे अब ग्रॉस सैलरी में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐड करके ग्रॉस सैलरी अपनी फाइंड कर ली। अब क्या चाहिए? 5,000, 5,000, actual amount of allowance 48 and 20% of the salary। तो इसके लिए हमें बेसिक सैलरी और डीपी चाहिए। तो बेसिक सैलरी तो 840 है, ये डीए है बेटा, डीपी नहीं है। डीए और डीपी अलग अलग होता है। तो 8,40,000 का 20% हम ले लेंगे, तो इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट आएगी यानी कि 4,800 रुपये वो यहाँ लेस कर देंगे,
क्योंकि वो मेरे लिए क्या होगी, एग्जम्प्ट हो गई। अब मैं आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं बेटा, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड अलाउंसेस इन इंडिया। ठीक है बेटा, तो अगर एम्प्लॉयर हमारे लिए कोई मेडिकल एक्सपेंस करता है या हम मेडिकल ट्रीटमेंट कराता है, तो उस केस में कब अमाउंट टैक्सेबल होगी और कब अमाउंट एग्जम्प्ट होगी वो पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ो बेटा। अगर मैं किसी पर्सन का, सैलरी पर्सन का, एम्प्लॉय का मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसे हॉस्पिटल में हो रहा है जो एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है, तो वो सारी की सारी अमाउंट क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। सेकेंडली, अगर एम्प्लॉयर मेंटेन नहीं कर रहा है, वो किसी और हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा है एम्प्लॉई, तो वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट से या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। तो उस केस में भी ये अमाउंट एग्जम्प्ट होगी। फिर से रिपीट कर दूं बेटा, अगर एम्प्लॉई अपना ट्रीटमेंट किसी ऐसे हॉस्पिटल में करवाता है जो कि एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है, या अदर हॉस्पिटल है जिसे गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, या चीफ कमिश्नर ने अप्रूव्ड किया हुआ है, तो इन जितना भी उसका मेडिकल एक्सपेंस आएगा सारा का सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। सिमिलरली, अगर एम्प्लॉय के हेल्थ इंश्योरेंस पे, एम्प्लॉय के हेल्थ इंश्योरेंस पे एम्प्लॉयर कुछ भी प्रीमियम पे करेगा, वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट ध्यान से, पेमेंट और रिम्बर्समेंट ऑफ प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉय और हिज फैमिली। थर्ड और फोर्थ पॉइंट दोबारा से देखो बेटा, या तो डायरेक्टली एम्प्लॉयर पे कर रहा है, या एक बार एम्प्लॉय ने पे कर दिया, दूसरी बार एम्प्लॉयर उसको रिम्बर्समेंट कर रहा है, वापिस कर रहा है, उस केस में भी वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। हाँ, अगर एम्प्लॉय अपना ट्रीटमेंट किसी ऐसे हॉस्पिटल में नहीं कराता है जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, या एम्प्लॉयर उसे मेंटेन कर रहा है, किसी और हॉस्पिटल में वो अपना ट्रीटमेंट करवाता है प्राइवेट में, तो जितनी भी अमाउंट वो स्पेंड करेगा वो सारी की सारी क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी सैलरी हेड में। अगर फॉरेन में इलाज करवा रहा है, किस में इलाज करवा रहा है बेटा, फॉरेन में, तो तभी एग्जम्प्ट होगा एक्सपेंस जब उसकी इनकम 2 लाख रुपए से कम है। अगर उसकी इनकम 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो सारी की सारी अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। बट अगर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कुछ अमाउंट अप्रूव कर देता है तो वो उसमें से क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, बट फिर इन शॉर्ट में क्या क्रक्स लेते हैं हम इसका। अगर एम्प्लॉय अपना ट्रीटमेंट एम्प्लॉयर के द्वारा मेंटेन किए गए हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल में, या कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल में करवाता है, तो मेडिकल एक्सपेंसेस एग्जम्प्ट होंगे, अदरवाइज सारे एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस डायरेक्टली एम्प्लॉयर पे कर दे, या एक बार एम्प्लॉय पे कर दे और उसके बाद उसकी रिम्बर्समेंट हो जाए, तो भी दोनों ही केस में वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। अगर आउटसाइड जॉब, आउटसाइड अगर मेडिकल एक्सपेंस किया जाता है अब्रॉड में, और वो सारा एक्सपेंस एम्प्लॉयर कर रहा है, तो एम्प्लॉय की सैलरी अगर 2 लाख रुपए से कम है तो एग्जम्प्ट होगा, ठीक है, अदरवाइज टैक्सेबल होगा। बट उसमें से आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड की गई अमाउंट हम उसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक समझा रहा हूँ, उसकी ग्रोस एनुअल सैलरी हमारे पास कितनी है, 1,95,000 सिंपल है। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है थर्ड, मेडिकल एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर। यहाँ पर एक ऐसे हॉस्पिटल को पेमेंट की जा रही है जो ना तो एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है, ना गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, ना चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि ये हॉस्पिटल एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है, चीफ कमिश्नर कर रहा है,
या गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो ये सारी की सारी अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। मेडिकल एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर, अभी हमने डिस्कस किया, तो ये सारी अमाउंट क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। इसके अलावा रिम्बर्समेंट, एक बार एम्प्लॉय ने पे कर दिए पैसे बट बाद में एम्प्लॉयर ने उसे सारे के सारी अमाउंट रिम्बर्समेंट कर दी और ये हॉस्पिटल भी चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड है, तो सारी की सारी अमाउंट क्या होगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवलिंग अब्रॉड इंक्लूडिंग दैट अटेंडेंट कितना है, 1 लाख है, 1 लाख है। ध्यान से देखो बेटा, अभी आपको बताया था कि अब्रॉड में अगर कोई एक्सपेंस करते हैं, अगर उसकी इनकम 2 लाख रुपए से कम है तो वो अमाउंट क्या कहलाएगी, एग्जम्प्ट होगी, अदरवाइज टैक्सेबल होगी। यहाँ पर अगर मैं इन दोनों का ऐड करूँ तो ये अमाउंट 2,25,000 रुपये बनती है, 2 लाख से ज़्यादा है, इसलिए ये जो 1 लाख रुपया है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्टे एंड ट्रीटमेंट अब्रॉड बॉर्न बाय क्या है, एम्प्लॉई, 1,50,000। नीचे पढ़ो, रिजर्व बैंक ने इसमें से 1 लाख रुपए क्या कर दिए, परमिट कर दिए, तो वो अमाउंट हम इसमें से क्या कर देंगे, लेस, और 50,000 रुपये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना। द एम्प्लॉयर रेम्बर्स द मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉई ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हिज ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर उसकी फैमिली नहीं होता बेटा, मेडिकल एक्सपेंसेस तभी एग्जम्प्ट होंगे जब एम्प्लॉई पे या उसकी फैमिली पे खर्च किए जाएंगे। ग्रैंडफादर उसकी फैमिली नहीं होता, तो इसलिए ये 2,000 रुपये भी क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। क्लियर बेटा। मुंबई में एक अप्रूव्ड हॉस्पिटल है जिसे कौन मेंटेन कर रहा है, चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड है, तो ये सारे के सारे एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्ट हो जाएंगे। अभी मैंने आपसे फिर डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, सैलरी हेड के इस टॉपिक में मैंने आपसे क्या क्या डिस्कस किया, सैलरी ग्रेड या स्केल ऑफ पे डिस्कस किया, ये समझ आ गया होगा। उसके बाद मैंने आपसे हाउस रेंट अलाउंस डिस्कस किया, जिसमें मैंने एम्प्लॉयज़ को उसके घर के हिसाब से 2 कैटेगरी में बांटा कि अगर वो खुद के घर में रह रहा है या किराए के घर में रह रहा है। अगर वो खुद के घर में रह रहा है तो सारा अमाउंट टैक्सेबल होगा, अगर वो किराए के मकान में रह रहा है तो इस तरीके से उसकी एग्जम्प्ट अमाउंट निकाल कर टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करेंगे। फिर मैंने आपसे बात करी एंटरटेनमेंट अलाउंस में हमने एम्प्लॉयज़ को उनके गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के हिसाब से 2 हिस्सों में बांट दिया। अगर नॉन गवर्नमेंट है तो सारा एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल होगा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इस तरीके से फाइंड करके एग्जम्प्ट अमाउंट निकालेंगे और बाकी बची हुई अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी। फिर हमने मेडिकल एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ा। मेडिकल एक्सपेंसेस में मैंने आपको बताया कि एक्सपेंसेस अगर वो एम्प्लॉय खुद पे या उसकी फैमिली पे किसी ऐसे हॉस्पिटल में करवाता है जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है या चीफ कमिश्नर से अप्रूव्ड है या एम्प्लॉयर ही उसे चला रहा है तो एग्जम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है। अगर अब्रॉड में वो कोई एक्सपेंस कर रहा है तो वो तभी एग्जम्प्ट होंगे जब उसकी सैलरी 2 लाख रुपए से कम होगी, अदरवाइज सारी अमाउंट टैक्सेबल होगी। अगर रिजर्व बैंक ने कुछ अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड की है तो वो उसमें से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। इसे हमने एक एग्जाम्पल से भी समझा था। अब हम बात कर रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। बेटा ध्यान से देखो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पीएफ बोलते हैं इसको। बेटा हमारी बेसिक सैलरी का कुछ परसेंटेज एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है और उतना ही परसेंटेज वो खुद उसमें ऐड करता है और वो टोटल अमाउंट पीएफ में डिपॉजिट की जाती है। ये अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय के फ्यूचर में सेफ्टी के लिए काम आती है बेटा। ये सारी की सारी जो अमाउंट है गवर्नमेंट के पास जमा होती है, एम्प्लॉयर के पास जमा नहीं होती। ध्यान से सुनो, उसकी सैलरी का बेसिक प्लस डीए, नीचे हमने एक सैलरी का पार्ट बनाया हुआ है, इन चारों को जोड़कर जो सैलरी आएगी
इसका एक फिक्स परसेंटेज उसकी सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है और उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर अपनी तरफ से ऐड करता है और गवर्नमेंट के पास एक पीएफ अकाउंट ओपन होता है, उसमें ये अमाउंट क्या कर दी जाती है, डिपॉजिट कर दी जाती है, ताकि फ्यूचर में अगर एम्प्लॉयज़ को कुछ अमाउंट की ज़रूरत हो तो वो इस अमाउंट को यूज़ कर सके। ये उसके फ्यूचर की सेफ्टी के लिए की जाती है। पीएफ फिर से रिपीट कर दूं, प्रोविडेंट फंड। ये अमाउंट क्या होती है, इसका एक फिक्स परसेंटेज एम्प्लॉय पे करता है और उसी का फिक्स परसेंटेज उतनी ही अमाउंट एम्प्लॉयर उसमें क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। वो दोनों अमाउंट को जोड़कर पीएफ अकाउंट जो गवर्नमेंट के पास होता है, अलग से इसका एक डिपार्टमेंट है, वहाँ ये अकाउंट ओपन होता है और वहाँ पर ये अमाउंट जमा होती है। ठीक है बेटा, और उसके ऊपर एम्प्लॉय को इंटरेस्ट भी मिलता है जो एनुअल बेस पे होता है। तो इसमें से कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी और कितनी अमाउंट एग्जम्प्ट होगी वो पढ़ते हैं। अगर एम्प्लॉय को 9.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो जितना इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा वो सारा अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड के में दो चीज़ें सामने आती हैं, एक तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, दूसरा हम कितनी अमाउंट हम सैलरी में से जमा करवा रहे हैं। मैं आपको फिर बता दूं, इसमें दो जने कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। दोनों अमाउंट जोड़कर पीएफ अकाउंट में क्या की जाती हैं, जमा या डिपॉजिट की जाती हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट हमें बाद में क्या देती है, एनुअल बेस पे इंटरेस्ट पे करती है। तो दो अमाउंट आ गई, एक तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है और कितना उस अकाउंट में हम डिपॉजिट या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट 9.5% से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा होगा वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। अभी मैंने आपसे कहा कि कितने जने कंट्रीब्यूट करते हैं, दो जने कंट्रीब्यूट करते हैं, एक एम्प्लॉय करता है और एक एम्प्लॉयर। तो याद रखना, एम्प्लॉय जितना कंट्रीब्यूट करेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जम्प्ट होगा। हाँ, एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो 12% से ज़्यादा है तो टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉयर 15% डिपॉजिट कर रहा है सैलरी का तो 3% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। मेरी बेसिक सैलरी है 1,44,000, डीए है 28,800, पीएफ में मैंने 20,000 रुपये जमा करवाए और सेम अमाउंट ही एम्प्लॉयर ने भी क्या कराई, जमा करवाई। इस पे इंटरेस्ट जो मुझे मिल रहा है वो 24,000 रुपीज़ मिल रहा है 12% के हिसाब से। तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, 9.5% तक एग्जम्प्ट है, तो उससे ज़्यादा 2.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 24,000 का 2.5 निकाल लेंगे तो बाकी अमाउंट 5,000 मेरे लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, दोनों का अमाउंट सेम है 20,160। तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्जम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ, एम्प्लॉयर का हम देखते हैं कि वो 12% कर रहा है या उससे ज़्यादा कर रहा है। तो इसके लिए हम सैलरी का मीनिंग लेंगे, तो बेसिक सैलरी डीपी और डीए जोड़ेंगे। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी 1,44,000 है, डीए हम तभी जोड़ सकते हैं अगर वो सैलरी का पार्ट है। यहाँ पर डीए सैलरी का पार्ट नहीं लिखा हुआ तो 12% इसका लेंगे, तो 12% के हिसाब से केवल 17,280 बन रहा है, जबकि वो डिपॉजिट 20,160 कर रहा है। तो इसका जितना एक्सेस अमाउंट आएगा ये वाली अमाउंट हमारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में फिर से बता दूं बेटा, इसके केस में हमारे पास दो चीज़ें सामने आती हैं। एक तो इस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है और इंटरेस्ट के बारे में ये बात है कि अगर 9.5% से जितना भी ज़्यादा होगा वो सारी अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। एक इस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन होता है, डिपॉजिट करवाया जाता है, दो जने डिपॉजिट करवाते हैं, एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी। एम्प्लॉय जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा वो एग्जम्प्ट होगा
और एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करेगा वो टैक्सेबल होगा, बट कितना टैक्सेबल होगा, 12% से जितना ज़्यादा होगा वो अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी। मेरे ख्याल से आपको आज वाले पॉइंट समझ आ गए होंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना बेटा, वीडियो को लाइक कर देना